सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जूझू 21 अक्टूबर करीब आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तैयारियां और उनके इंतज़ामात अब हतमी शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। आज उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को जमा करवा दी गई है, जिसमें उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी है ग्रेटर इकबाल पार्क में। अब ये इजाज़त तो 21 अक्टूबर के लिए चाहिए, लेकिन उसके 6 दिन पहले से उन्हें इंतज़ामात करने के लिए वहाँ पर एक्सेस चाहिए। वो तमाम इंतज़ामात जो कि एक बड़े इवेंट के लिए किए जाते हैं, उसकी उन्होंने इजाज़त तलब की है। और मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ जो उनका दिन तो 21 अक्टूबर तय है, वक्त और किस तरह से वो वापस आ रहे हैं, अब ये सारे मामला तय हो चुके हैं। एक खुसूसी तैयारे में जिसमें उनके साथ 152 अफराद शामिल होंगे, सवार होंगे, वो उसमें आएंगे और उसको उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद है? क्या मियाँ नवाज़ शरीफ तमाम तर कानूनी चैलेंजेस को उनको झेल कर और उनको पूरा करके और उन तमाम रुकावटों को अबूर करके क्या आइंदा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? ये उनकी जमात तो समझती है, लेकिन बाकी सियासी जमातें क्या समझती हैं और इस वक्त इलेक्शन से मुतालिक उनके क्या क्या मौक़िफ़ हैं, ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, वो नहीं हो पा रहे, जनवरी के आखिर में हो रहे हैं, डेट वो बार बार मांग रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प सामने आया है। चूँकि अभी तक कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत नहीं गई थी, लेकिन कल बैरिस्टर गौर साहब जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि वो दरख्वास्त दायर कर चुके हैं इस सिलसिले में और ये पिछले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के दौर में दायर की गई थी और पीडीएम हुकूमत ने उन पर दबाव डाला, इस वजह से वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी है। तो अब उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये अपील की है कि आप अगर आज भी 90 दिन की मुद्दत आप दे देते हैं तो चलें 7 नवंबर को असम्बली की टूटने से वो मुद्दत तक ना सही, लेकिन आज से अगर 90 दिन में इंतखाबात हो जाएं तो हम इस पर भी आपके मशकूर होंगे। चूँकि कुछ सियासी जमातें अब इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाना चाहती हैं। अब इस पर मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का क्या मौक़िफ़ है, गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। ससी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि काफ लीग की सीनियर रहनुमा आयशा गुलअलई साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ससी पलीजो साहिबा, आप लोग का तो ये पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो और उसके इनकाद को हर मुमकिन तरीके से यकीनी बनाया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखें अदालत चली गई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या अदालत जाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट से इस पर कोई रहनुमाई लेना चाहती है? आगे इस सिलसिले में क्या आप लोगों की हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, आईनी तरीके से और उस लिहाज से तो जाहिर बात है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। तो पहला पड़ाव तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, कोई भी सुनवाई किसी भी चीज के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर रोज आए दिन ये बात रख रही है और अभियान में भी जा सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी गई है, दूसरे लोग भी गए हैं, हमारी आवाज भी है एक तरह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन में अभी भी कल भी हमारा वक्त गया, परसों मेयर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, निसार खोड़ो साहब और सईद गनी साहब, कमर जमा कायरा साहब, सारे लोग। पहली बात यह कि 90 दिन का तो दिखाई नहीं दे रहा। अब डिलिमिटेशंस के हवाले से भी जो टाइम फ्रेम दिया गया है और उसमें भी बड़े ब्लंडर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब ये सारी पिटिशन की एप्लीकेशन आएंगी, खुद हमारी भी है, अपने जिले के हवाले से पूरा हल्का हमारा चला गया है जिससे मुझे इलेक्शन लड़ना था, तो उसमें बड़ी ही भयानक किस्म की गलतियां की गई हैं। ये जल्दबाजी में क्यों किए गए हैं फैसले, ये अभी तक समझ में नहीं आते। अब जो है सूरत हाल ये है कि जनवरी के भी आखिरी हफ्ते में सूरत हाल डगमगाई सी दिखाई दे रही है, क्योंकि फजल रहमान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सर्दियां आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून की भी आवाज को इतनी जोरदार नहीं दिखाई दे रही। पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें हैं, क्योंकि उनके कायद आ रहे हैं ना, उनके कायद आएंगे तो उनको आवाम में जाने के लिए वक्त चाहिए होगा, पूरी इलेक्शन कैंपेन को करनी है। अच्छा सस्सी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर मामलात पर तो हम देख रहे हैं अदालत जा रही है। अभी ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई थी, उन पर जो फैसला सामने आया उसको कलअदम करार दिया गया, तो उस पर तो आप लोग अपील करने जा रहे हैं। जो 15 सितंबर वाला फैसला है, नजरसानी अपील आप लोग दायर कर रहे हैं। इस वाले मामले पर पीपल्स पार्टी अदालत क्यों नहीं जा रही है?
पहली तो आपका जो इलेक्शंस के हवाले से जो एक्ट है, तो पहला वो जो आपका वो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है ना। हम चीजों को उलझाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं और हम निगरान हुकूमत को इतने किसी शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहते कि वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर इलेक्शन कमीशन से कोई दूसरे काम निकलवाना चाहते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप पंजाब कैबिनेट को देख लें, अभी भी आप जो हमारी फेडरल कैबिनेट है उसमें चेहरे भी देख लें, उनकी पॉलिसीज भी देख लें, जो एग्जीक्यूशन है, जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आप जो चीजें देख रहे हैं वो काफी नहीं, बहुत ही हद तक जो है वो वन साइडेड है। और इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर स्पेस दूसरी पार्टी का उस तरह न होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है, इसमें मैदान की भी बात है, इसमें आपको किस तरह से रूल्स है जिससे सबको खेलना है वो भी बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें से अभी निकल के आए हैं, ठीक है, अच्छी बात हुई जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात आई और उन्होंने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो नहीं, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो इख्तियारात के हवाले से वो बात की, वो एक उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। लेकिन और नैब की भी आपने अभी बात की, रिव्यू तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक इलेक्टेड पार्लियामेंट का होना, इलेक्टेड कैबिनेट का होना और उसमें कोई एक बच्चा जो आंख का तारा ना हो, ये चीज हम कबूल नहीं करेंगे। हम मियां साहब को वेलकम बिल्कुल करते हैं, उनको पहले ही आ जाना चाहिए था, उनका अपना वतन है, यहाँ बैठकर सियासत करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमने भी केसेस जो है यहीं भुगते हैं हमारी पार्टी के लीडर्स ने, और यही सब कुछ सामना किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वो मैदान में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कई चैलेंजेस के बावजूद। लेकिन हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन जो है, हम चाहते हैं कि उनकी भी इज्जत अफजाई इसमें है। तो शशि साहब, मैं बस आयशा साहबा की तरफ में जाऊं, आप एक लाइन में जरा ये बता दीजिएगा कि आज राजा परवेज अशरफ साहब का भी स्टेटमेंट है कि मियां साहब किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं, मामला तय हो चुके हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ यही है मियां साहब की वापसी पर कि कोई डील हो चुकी है? जी शशि साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें शशि साहब की तरफ हम वापस आते हैं। ज़रा आयशा साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं कि अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उनको भरपूर फैसिलिटेशन मिल रही है, वो कन्विक्टेड हैं, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि वो जलसा करेंगे, जलसे की तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक फिर वो अदालत जाकर सरेंडर करेंगे। तो काफ लीग इस पूरे मामले को, मियां नवाज शरीफ की वापसी को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखें, काफी तो ये समझती है कि जो भी अगर सारी जो सियासी जमातें हैं उनको मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा जुर्म ना हो जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ हो, सीरियस एक मसला हो, तो जो अगर अदालत में उनके केसेस हैं तो फिर अदालत में मेरे ख्याल से प्रोटेक्टिव बेल के लिए उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो उनके लॉयर्स पर है, और ये मैं तो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। अदालत आयशा साहब, मैं आपकी तरफ वापस जरा आता हूँ, कनेक्शन आपका मुनक़ता हो गया, हम आयशा साहबा की तरफ वापस चलेंगे, ज़रा कनेक्शन का बहाल हो जाए। फरीद पराचा साहब, आपकी तरफ मैं इस दौरान ज़रा ये सवाल लेकर आता हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस 21 तारीख के बाद पाकिस्तान के एक अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब शेखुपुरा में जलसे से खिताब कर रहे थे, वहाँ उन्होंने भी ये बात की, मरीम नवाज साहब अभी कह रही हैं, नून लीग के भी सारे रहनुमा में यही बता रहे हैं। तो ये वाकई एक्चुअल ये होने जा रहा है, ये तरक्की का सफ़र कहने 2017 से हम दोबारा शुरू करेंगे, तो 17 के बाद तो 18 में भी उन्हीं की अपनी जमात की हुकूमत थी, फिर अभी पीडीएम की तमाम जमातों ने अभी 16 महीने हुकूमत की है, तो ये वहाँ से सफ़र शुरू करने की बात क्यों हो रही है? जी पराचा साहब को आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपने मुझसे सवाल किया है? जी पराचा साहब, जी आपसे सवाल किया था। जी आयशा साहब से जरा राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आयशा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये आपसे अर्ज करूँ कि ये जितनी गुफ्तगू हुई है कि जी ये पार्टियां क्या चाहती हैं इलेक्शन के सिलसिले में, उससे ज़्यादा अहमियत ये है कि ये पार्टियां क्या करती रही हैं। यानी 60 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए था, 4 दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ी गई? कौम को बताएं, इलेक्शन कमीशन को बताएं कि जी क्या इमरजेंसी थी, क्या वजह थी। बदनीयती तो वहां ही वादे हो गई।
आज आप कह रहे हैं जी इलेक्शन 90 दिन में। जब मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वजीर आला वहां मौजूद थे, और एक आदमी भी अगर इख्तिलाफ करे तो वहां यूनानिमस डिसीजन होता है, तो ये 90 दिन में हो सकते थे। आज आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बात अहम है कि जो हमारी मरदमशुमारी है वो तो अप्रैल में मुकम्मल हो गई थी। अप्रैल के बाद क्यों नहीं मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई? तो ये जो पार्टियां इख्तिदार में थी ये इसका भी जवाब दें। सारी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ डाल देना, यानी आप 60 दिन बाद भी करवा सकते थे, 90 दिन बाद भी करवा सकते थे। हल्का बंदियों के सिलसिले में भी अगर आप चाहते हैं कि वक्त के ऊपर हल्का बंदियां हो जाएं तो वो भी हो सकती थी। और वो सारा अब सारे के बाद इस वक्त जो एक चीज मुमकिन है कि बजाय इसके कि जनवरी का आखिर हो, जनवरी का पहला हफ्ता या दिसंबर का आखिर, यानी ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि हल्का बंदियां उस अमल को तेज रफ्तार करें और उसके जरिए से फिर दिसंबर आखिर के अंदर ले आए। तो एक तो इससे दूसरा जो आपने सवाल किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो उन्हें एक पार्टी के सरबराह हैं और उन्हें आना चाहिए। अगर वो आए, जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चले गए थे तो अब उन्हें आना चाहिए और ठीक है वो आए। तो उसके बाद कोई इम्तियाजी बात नहीं होनी चाहिए, यानी जो कानून है, जो अदालत है, जो फैसला है, उसका भी अब इम्तिहान है और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें हो। अगर कोई है, तीसरी बात यह है कि ये जो एक ख्याल ऐसे दिया जा रहा है, तो लोग तो ये सारे इख्तिदार देख चुके हैं। हमारे ऊपर जो कर्जों के बोझ हैं वो सारी पार्टियों ने मिलकर डाले हैं। आईपीपी के साथ जो मुआहदात थे उसके अंदर भी सारी पार्टियां शामिल हैं और उसके नतीजे के अंदर जो हमारा तो पराचा साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, और लेकिन जिस तरह वो आ रहे हैं क्या उसी तरह उन्हें आना चाहिए? जैसे हमने देखा हेथ्रो एयरपोर्ट पर जब वो वहाँ से उड़ान भर रहे थे तो वहाँ हाई कमिश्नर ने उनको रिसीव किया, और जाहिर है कि जिन हालात में वो गए थे, क्या अब जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है इस वक्त, तो फिर सवाल उठ रहा है निगरान हुकूमत पर कि कैसे वहाँ पर हाई कमिश्नर उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और यहाँ रवाना कर रहे हैं। फिर जब यहाँ भी वो आएंगे तो शायद कानून उस तरीके से हरकत में नहीं आ रहा जिस तरह किसी एक आम आदमी के खिलाफ आ सकता है या आता है। तो आप मुतमईन हैं उनके वापसी के तरीक़ेकार पर? मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि बराबर के मामलात होने चाहिए। ये जो इम्तियाज है या इम्तियाजी सलूक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह से भी किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक करने की इजाज़त नहीं देता। ये बराबरी के साथ तो है, और सियासत के अंदर तो बहरहाल इस बात की बड़ी ज़रूरत है। और ये कि अगर आप ये तासुर देना शुरू कर देते हैं कि जी अब जो है वो पसंदीदा पार्टी ये है, तो ये तासुर भी ठीक नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही थी जब ज़ाब्ता अखलाक पर मीटिंग थी कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को मनवाना चाहिए। जब 60 दिन के बाद यानी आगे ले जाने के लिए असेंबलियां 3 दिन पहले तोड़ी जा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए था अगर कोई बयान किसी का आता है कि जनाब जो कुछ IMF से रकम मिली है वो हल्कों में 1-1 अरब रुपया दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए। और इसी तरह से अब जो मामलात हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को जो एक गैर जानबदारी है, जो एक शफाफियत है, उसके तकाजे पूरे करने के लिए जो चीज यानी अनयूजुअल हो रही है या इम्तियाजी हो रही है, उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और अदालतों को ठीक है। आप कह रहे हैं कि सलूक सबके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, एक जैसा सलूक होना चाहिए। पराचा साहब मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आऊँगा। ये आयशा साहब रब्ता आपसे बहाल हो चुका है। अब ये बताइएगा आपके मियाँ साहब की वापसी पर जिस तरीके से वो वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बजाय पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो काफ लीग का क्या मौक़िफ़ है? और चूँकि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इस वक्त शिकवा कर रहे हैं, तो काफ लीग क्या समझ रही है कि वाकई इनकी ये शिकायत, इनके ये एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, या फिर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप देख रही हैं अगले 2-3 माह में? जी, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं और उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोटर्स भी मौजूद हैं।
तो उनके ऊपर जो कानूनी मुकदमात हैं उनका तो वो कानूनी तरीके से वो सामना करेंगे, जिस तरीके से फराजा साहब ने कहा कि जिस तरह बाकी पाकिस्तानी उनका सामना करें उस तरह वो भी करें, और सबको करना भी चाहिए और इदारों का एहतराम भी करना चाहिए। तो उसके बाद जो उनको अगर कोई कानून कोई गुंजाइश देता है, अदालत की कोई गुंजाइश देती है, तो फिर वो उसके मुताबिक अपना सियासी जो है वो लाएहामल करें। तो हम ये चाहते हैं कि सब सियासी जमातें जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। और साथ में जो है इलेक्शंस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान सबसे पहले है। इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल भी हम डिस्कस करें, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी फ़लस्तीन और एक फोबिया की तरफ ही जा रही है, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है और महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो एक पाकिस्तान ने एक डार्क पीरियड देखा 4 साला, और खैबर पख्तूनख्वा ने भी 10 साला पीरियड देखा, तो बहुत एक उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही कि पीछे बाकी जो पार्टियां हैं उनकी हुकूमतें कोई आइडियल हुकूमतें थी, उनके दौर में भी गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, अभी भी उनके सूबों में बुनियादी ज़रूरियात की कमी है आवाम को। और इस महंगाई में, इस बिजली महंगे होने में, गैस महंगी होने में, इन सब का एक किरदार तो है सबका। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान को बचाने की बात है। और हमने एक बहुत सीरियस बात देखी, जो कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा जिसने 9 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और उसके पीछे कौन-कौन से ताकतें थीं। वो ताकतें जो है वो आप देखें कि मुसलमानों के साथ वो ताकत क्या कर रही है आजकल। तो पाकिस्तान भी एक नज़रियाती मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, यकीनन एक एटमी मुल्क है, तो वो भी एक ख़तरा था। और यहाँ के नौजवानों को तबाह करना, मईशत को तबाह करना, तो अखलाकियात को तबाह करना। आयशा साहब, ये मईशत की जो तबाही है, जो इस वक्त गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल हैं, अब इनका हल एक साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में है, या फिर ये जो निगरान हुकूमत चूँकि आकर अब थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना शुरू हुई है, अब मुख्तलिफ हलकों से ये कयास आ रही होनी है कि इन्हीं को आप एक्सटेंशन दे दें, इन्हीं को आप चलने दें। कुछ सियासी जमातें जनवरी से भी आगे इलेक्शन ले जाने की बात कर रही हैं, तो फिर उन पर आपकी पार्टी का क्या रद्द अमल है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैं एमएनए बन जाऊँ, मैं कोई मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं पार्लियामेंट में बैठ जाऊँ। मुझे अपनी मराद की कोई जल्दी नहीं है। मुझे हाँ, पाकिस्तान को बचाने की ज़रूर फ़िक्र है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके इंतहाई मसाइल हैं। आप इस स्टूडियो से बाहर जाकर देखें, लोग जो हैं खाने के लिए उनको रोटी नहीं मिल रही। उनको जो है लोगों ने गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी छोड़ दी हैं। वो साइकिल पे आना शुरू हो गए हैं, पैदल आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महँगा हो गया है। और बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते ट्रांसपोर्ट के किरायों की वजह से। तो हर एक के जो है यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक तो साफ शफाफ इलेक्शन बिल्कुल एक हल है, लेकिन अगर उसके ऊपर सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हों, सब ये समझते हैं। इस वक्त तो सेंसस के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सेंसस उसमें जो है वो लोगों की आबादी को कराची में भी कम दिखाया गया। बलूचिस्तान के जो अख्तर मेंगल हैं वो भी कह रहे हैं कि आबादी को कम दिखाया गया। यहाँ पे केपी और फाटा के लोगों को भी कम दिखाया गया। फिर हल्कों की और बात है। तो ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जो कि साफ और शफाफ हकीकी मानों में हो और सबकी नुमाइंदगी भी हो। ये ना हो कि सिर्फ खानापूरी हो। और अब ये साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं नहीं, ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। चूंकि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान के मसाइल कम होंगे या फिर मजीद बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि किस तरह से साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जा सकता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरह तमाम सियासी जमातों को फराहम की जा सकती है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और तमाम ही सियासी जमातें जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद तो चाहती हैं, लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा कोई भी सियासी जमात हमें कोई जलसे जुलूस करती या आवाम में जाती है, मुहिम चलाती नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी चूँकि 21 तारीख को हो रही है, तो नून लीग भी इसलिए इस वक्त आवाम में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, वो आवाम में क्यों नहीं जा रही? काफ लीग कब अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी? इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ससी पलीजो साहिबा से आगाज़ करते हैं। ससी साहिबा, ये इस वक्त आप लोग ये कह तो रहे हैं एज पार्टी कि 90 दिन में चले, इंतखाबात नहीं होते, जनवरी के आखिर में हो जाएं, लेकिन अब ये कोई 100 दिन का वक्त बाकी रह गया है, अभी तक आप लोग आवाम में नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कोई जलसे, इंतखाबी मुहिम या इस तरह का तो कोई अभी तक इलेक्शन मोड नज़र नहीं आ रहा है पीपल्स पार्टी में। हाँ, पहले भी थोड़ी आवाज़ की वजह से वो जवाब मेरा नहीं आ सका, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही अहम सवाल है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ही अहम पार्टी है और हर सूबे में है, और इस वक्त भी हम मुतहरक हैं, हमारे कारकुनान मुतहरक हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सिंध हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह वो जा रहे हैं। छोटे बड़े प्रोग्राम जो है वो कैंपेन के नाम पर न भी हो, लेकिन एक इंटरेक्शन और एक मोबिलाइजेशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर वक्त होती रही है। लेकिन जो रूल्स जिन पर ये मामला होना है, इलेक्शंस होने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर आप जो है वो डिलिमिटेशन से लेकर तारीख के हवाले से, इसमें जाहिर बात है जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं हम पॉलिटिकल स्पेस की, अभी भी माशाल्लाह सरकारी चैनल देख लें कहाँ किसकी पूरी की पूरी एक घंटे की तकारीर चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 16 महीनों में, आपको मुआशी हवालों से दूसरी मिनिस्ट्रीज में इवन प्राइम मिनिस्टर भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आए थे। एक मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा मुतहरक थी चैलेंजेस के बावजूद, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। वो मानना पड़ेगा पाकिस्तान से पहले में जो पहली गवर्नमेंट थी वो बड़ा आइसोलेशन में छोड़ के गई थी, और ये पीपल्स पार्टी का ही नजरिया था कि हम यूएन से लेकर हर फोरम में पाकिस्तान का केस भी लेकर गए, मुसलमानों का केस भी लेकर गए। हम जो मुआशी मामलात के हवाले से एक तरफ सैलाब में डूबा हुआ था, खासकर जो अपना सूबा चेयरमैन बिलावल साहब का, इस हवाले से भी यहाँ पे वजीर आज़म साहब फर्ज देते हुए भी उनके हाथ लरसते थे। और अभी भी सूरत हाल सिंध में देखें कि मुआशी हवालों से बड़ी मुश्किल है, और जो महंगाई है उसका भी कोई हमारे उसमें से तो नहीं ये सारी चीजें बढ़ी, हमने तो आकर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुआशी मामलात IMF के जो बार है, दूसरे मामलात है वो इस तरह। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 16 महीने में चैलेंजेस कुछ घटे, कुछ जो है उसमें जो फैसले लिए गए जिसमें हम सिर्फ अकेले नहीं थे। लेकिन शशि साहब ये कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल नहीं हो सका। लेकिन आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले PDM ने बताया था कि कंट्रोल करेंगे, हर एक चीज को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। जब आप नहीं ले जा सके तो बहरहाल फिर ये नाकामी का एतराफ है। थोड़ा मुझे मौका देना, PDM से हम निकले ही तब थे जब उनका विजन, उनकी डायरेक्शन हमने थोड़ी सी देखी कि वो अवाम के मामला से हटकर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा अपने मामलात जो है, हमारा मैनिफेस्टो जो पूरा था वो था सबको लेकर कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ना है, पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालना है, मुल्क का इस्तेकाम, तरक्की, और जो ये सफोकेशन है उससे, और हमने वो करके दिखाया, वो हमने पाकिस्तान की बात रखी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री किसकी है, अब दूसरी जो भी कैबिनेट में आए दिन रोज हल्फ उठा रहे थे। 16 महीनों में काफी सारी चीजें ऐसी ही हुई जिसमें झोल था बड़ा, बहुत सारी कमजोरियां दिखाई दी, लेकिन बड़ी पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग नून थी। जो बिल पर बिल आ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि रूल्स के मूजिब जनाब जहां जहां स्टैंडिंग कमेटी का पड़ा होता वहां जाने चाहिए बिल, जहां जहां आपकी जो है मेजोरिटी में हवाले से चीजें नहीं हो रही तो बिल को थोड़ा सा आप टाइम देकर उसको देखकर पढ़कर भी कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थी, जो हमारे मुल्क के तरक्की और उनके दफा के हवाले से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी भी अरबाब साहब यकीन मानिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप पर वो सिंधी में कहते हैं ना सहसान, वो उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि फला फला सेंसस नहीं, सेंसस में कटौती हुई है तो उस वक्त सिंध के जो आपके रूरल एरियाज में हुई है उसमें भी कोई हजारों में नहीं हुई है, लाखों में हुई है। डिजिटल सेंसस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी बातें की, उन्होंने सबको मनवाने के लिए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डिलिमिटेशन की तो बात आखिर तक नहीं थी। ये भी तो इलेक्शन का बहुत बड़ा एक मरहला होता है ना, उसके बाद तो आप जाते हैं प्री पोल रिगिंग के जो मराहल आते हैं यहीं से शुरू होते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक जमात को पूरा मरहला, पूरा मैदान दिया हुआ आपने, उनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उनके लिए हो, उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो, रुखसती के लिए लोग खड़े हो, सलामी हो रही हो, जो आपके गवर्नमेंट के जो है चैनल्स वो उनकी हर चीज, यानी जो C क्लास की भी कारकुनान और लीडरशिप है, कारकुनान अहम होते हैं, लेकिन उनको भी पूरा पूरा टाइम, या हमारे लीडर्स कोई बात कर रहे हो तो थोड़ा सा करके ब्रेक में जाकर वो बात, और फिर कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब जो है दिखाई नहीं दे। ठीक है, अब शशि साहब ये जो तहफुजात हैं आपके, जरा आयशा साहिबा से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेता हूँ। आयशा साहिबा, ये
बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बात कर रही हैं शशि साहिबा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह प्रोटोकॉल मिल रहा है या उनकी जमात को जिस तरह कवरेज मिल रही है सरकारी टीवी पर, वो उस तरह शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा रही। इस पर अब आपका क्या मौक़िफ़ है? ये फिर यही समझा जाए कि उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उन्हें मिल रही है, मौक़े भी ज़्यादा मिल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे रखा जा रहा है? देखिए, ये तो एक कल्चर बन चुका है ना पाकिस्तान में। ये कल्चर अब से नहीं, हमेशा से बना हुआ है। और मैं समझती हूँ कि सबके साथ इक्वल सलूक होना चाहिए। जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की लोग बात करते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इक्वल सलूक होना चाहिए। कानून भी वैसे ही मजबूत होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, आम आदमी के लिए भी, सियासतदान के लिए भी, और बाकी जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान में उन सब के लिए। तो तब जाकर जो है वो पाकिस्तान जो है वो ठीक होगा। और इस तरह के जो रवैये हैं मेरे ख्याल से वो भी यकीनन सस्पिशन पैदा करेंगी सियासी जमातों में, कंसर्न भी पैदा करेंगी कि एक को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा। तो ये एक तरह से उनके जो शकूक व शुबहात हैं उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो इसको इलेक्शन कमीशन जो है मेरे ख्याल से उसको नोटिस देना चाहिए इन तमाम तर मामलात का, और उसको जो है वो एक्टिवली जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो आयशा साहबा, ये जिन खामियों का आप जिक्र कर रही हैं, ज़ाहिर है ये तो एक निज़ाम की, एक सिस्टम की खामियां। अब इस निज़ाम को सही करना किसने है? ये तो तमाम सियासी जमातों ने करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई जमात हुकूमत में आती है, वो सिर्फ अपनी अपोजिशन जमात को दबाने में और उसका एहतसाब करने में लग जाती है। तो ये रिफॉर्म्स और ये खराबियाँ तो फिर साथ साथ ये चलती रहती हैं। इसमें तो कहीं कोई बेहतरी नज़र आती ही नहीं। ये तो वही ठीक करेगा जो कि अल्लाह का एक खौफ रखता हो, और दूसरा अवाम की अकाउंटेबिलिटी का भी खौफ रखता हो। और उसके लिए साफ शफाफ इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में साफ शफाफ इलेक्शंस होते हैं। तो कोई भी जमात, बरतानिया में आप देख लें, चौधरी सरवर साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो बरतानिया में इलेक्शंस लड़ते रहे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले मुसलमान रुकन हैं, अब उनके बेटे भी हैं वहाँ पर। तो वो ये उनको पता है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप किसी फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको एम्बेजल करेंगे, उसको अपने अकाउंट्स में डालेंगे, तो फिर अवाम आपको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं करेगी। तो उनके ऊपर एक खौफ होता है, एक प्रेशर होता है। यहाँ पे तो हमारे पॉलिटिशियंस का कोई खौफ नहीं, मीडिया को ही जो है वो यहाँ पे जो है उनको गुमराह कर दिया जाता है। मतलब ज़बानी लफाजी की एक मुकाबला होता है। बाकी परफॉर्मेंस तो ये है कि ग्राउंड पे आप देख लें कि किसने क्या किया है, तो फिर आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो ईमानदार मैं उस ईमानदार की बात नहीं करी जो जाली ईमानदार सादिक और अमीन, जिनको सर्टिफिकेट एक मखसूस जजेस ने दिया हुआ था, लेकिन एक हकीकी तौर पर एक हुक्मरान जो है वो, अगर ठीक है, हकीकी ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, आप ये कह रही हैं पाकिस्तान को, ताकि ये जो मसाइल हैं सिस्टम की, जो खामियां और ख़राबियां, उनको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा गुललाई साहिबा, शशि पलीजो साहिबा और फरीद पराशा साहब भी पहले से हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गैर कानूनी मुकीम अफराद की जो डेडलाइन है पाकिस्तान छोड़ने की, वो अब सिर्फ 17 दिन बाकी रह गए हैं। किस तरह से उसके बाद कार्रवाइयाँ होंगी और कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को जो डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें अब सिर्फ 17 दिन बाकी रह गए हैं। आज गवर्नर हाउस पेशावर में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे और उन्होंने भी वहाँ पर उस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त 17 लाख अफगान महाजरीन ऐसे हैं जो कि कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें कि उन 17 लाख लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जिन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, उन लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वो भी 31 अक्टूबर के बाद। 31 अक्टूबर तक उनके पास मौका है कि वो मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। और साथ साथ जो उनके सहूलतकार हैं, जिन्होंने उनको यहाँ पर मकानात या फिर दुकानें दी हुई हैं कारोबार के लिए, रिहाइश के लिए, फिर उनका भी डेटा इकट्ठा करने का अमल शुरू किया जा चुका है और उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। अब सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, कार्रवाई होने जा रही है, अभी तो लिस्टें बन रही हैं, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, चूँकि ज़ाहिर है लाखों की तादाद में ये गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी
और स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और जो दीगर जराइम हैं जिनका सामना है, इन तीनों का जो नेक्सस है वो इलीगल एलियंस हैं जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है बदकिस्मती से उन अफगानियों के पास है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और चूँकि अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने एक अज़्म मुसम्मम कर लिया है, तो आई होप कि इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो भी प्रैक्टिकली सही अंदाज में किया जाएगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में स्मगलिंग का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा और साथ ही साथ जो ब्लैक इकॉनमी है, उन सारे मामलात को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है कि अभी हमने देखा भी है कि अब बहुत सारे अफगान महाजिरीन अपने वतन वापस जाना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अब जो उनके फैसिलिटेटर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की बात हो रही है, उसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि किसी ने जानते बूझते हुए उनको फैसिलिटेट किया, यानी उसको पता था कि ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं, और अगर किसी को जाली दस्तावेज़ात दिखाकर बेवकूफ़ बना लिया गया और उसकी सूरत में फैसिलिटेशन ली गई, कोई मकान या दुकान लिया गया, तो ये भी तो हमें फ़र्क करना होगा, या फिर हमें सबको एक ही लाठी से हाँकना होगा? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखें, तीन हम कैटेगरीज में रख सकते जो पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम है। पहली बात तो, बल्कि चार कैटेगरीज में। एक पहली कैटेगरी तो वो लोग हैं जो कि किसी भी मुल्क से मुताल्लुक हो, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जो कि एक वैलिड वीज़े के ऊपर आए हुए हैं। जिस तरह आप भी किसी भी मुल्क में जाते हैं इलाज के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए, अगर उनका वैलिड वीज़ा है और वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो कैटेगरी है जिनके पास वीज़ा तो था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है और वो ओवर स्टे कर रहे हैं, तो उनको भी वीज़ा लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा वापस। और तीसरी कैटेगरी वो है जिनके पास कोई दस्तावेज़ मौजूद है लेकिन वो वीज़ा नहीं है, उसके अलावा कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है या कोई और दस्तावेज़ है। चौथी कैटेगरी वो है कि जिनके पास या तो कोई जाली दस्तावेज है, कोई जाली शनाख्ती कार्ड या जाली पासपोर्ट, या उनके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं और वो इलीगली यहाँ पे किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी तरजीह और फोकस है वो ये चौथी कैटेगरी के लोग हैं कि जिनके पास या तो दस्तावेजात हैं ही नहीं या उन्होंने जाली बनवाई है। और थैंकफुली चूँकि नादरा का जो डेटाबेस है और दीगर जो FIA और कस्टम्स का डेटाबेस है, उसके कोऑर्डिनेशन से उन लोगों को आइडेंटिफाई काफ़ी हद तक किया जा चुका है कि वो अफगानी जिनके पास जाली दस्तावेजात। आपको पता चला होगा कल जो है तकरीबन सऊदी अरबिया से 12,000 ऐसे अफगानियों की निशानदेही हुई है जो कि पाकिस्तान के जाली दस्तावेज पे और पासपोर्ट पे सऊदी अरब के ट्रैवल जिन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा दफ्तर खारजा जो है उसकी भी अहमियत है, FIA, कस्टम्स, पुलिस और उसके साथ ही साथ जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुसूसन इंटेलिजेंस ब्यूरो है और नादरा, इन सब की कोऑर्डिनेशन से मैं समझता हूँ इन लोगों की काफ़ी हद तक शनाख्त हो चुकी है, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन चल भी रहा है। ठीक है, अब मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है और फिर इस पॉलिसी की लॉन्ग टर्म कंटिन्यूशन की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।